तो थर्ड यूनिट के अंदर हम प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज के नाम से है। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज का मतलब होता है कि समाज के अंदर परिवर्तन होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, मतलब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में बताया जाता है। तो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज के अंदर सबसे पहले आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, औद्योगिकरण। एक सेक्युलराइजेशन आया इसके अंदर, एक मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी वजह से समाज के अंदर परिवर्तन आए। जो समाज में परिवर्तन आए उसके मुख्य कारण थे औद्योगिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब बहुत जो कार्य है वो सारे उद्योगों की वजह से होना, मशीनों की वजह से होना। तो इससे समाज के अंदर क्या परिवर्तन आए, औद्योगिकरण के कारण देखिए जात पात है, जातीय जो भेदभाव है वो कम हुए। जातीय भेदभाव औद्योगिकरण के कारण कम कैसे हुए, क्योंकि सर उसमें उद्योग में बहुत सारी जाति के लोग काम करते हैं। हाँ, विभिन्न जातियों के लोग आपस में काम करते हैं बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि जाति में जो उद्योग है उसमें महत्व किसका है, जाति का नहीं है, बल्कि वहां पर किसका महत्व है, टैलेंट का महत्व है, कार्यकुशलता का महत्व है, जिस काम में व्यक्ति एक्सपर्ट है उस चीज का महत्व है। तो जो औद्योगिकरण है उसमें देखिए समाज के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, एक तो जातीय व्यवस्था में परिवर्तन आए, एक वैवाहिक संस्था में भी परिवर्तन आए, वैवाहिक। अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे नगरीकरण बताइए, नगरीकरण क्या होता है। नगर जिसमें नगरों का विस्तार नगरों का विकास होना, मतलब नगरों का बढ़ना, है ना। तो वैश्वीकरण किसे कहेंगे, विश्व में हाँ, विश्व का वैश्वीकरण का मतलब होगा विश्व का बढ़ना। विश्व का बढ़ना का मतलब विश्व के जो देश है उसके आपस में संबंध बढ़ना, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित होना। हाँ, इसमें इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है वो भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये टॉपिक है। तो वैश्वीकरण के अंदर देखिए हम दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। तो आयात निर्यात आपने सुना होगा, आयात निर्यात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब दूसरे देशों से चीजें मंगवाना, जैसे कोरोना की वैक्सीन हम मंगवा रहे हैं तो वो क्या है, आयात है। निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों को कोई चीज भेजना, जैसे हमने पहली कोविड-19 के अंदर दूसरे देशों को काफी इसकी गोलियां हमने सप्लाई की थी, ठीक है, हाइड्रोक्लोरो वैक्सीन जो थी, गोलियां जो थी वो हमने सप्लाई की थी। तो आयात और निर्यात का जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, दूसरे देशों के साथ वैश्वीकरण कहेंगे। तो वैश्वीकरण में किन किन चीजों का आदान प्रदान हम करते हैं एक दूसरे देशों के साथ, आप बताइएगा। विचारों का, सेवाओं का। एक तो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, शाबाश, क्योंकि हमारे जैसे देखिए स्वामी विवेकानंद, पानी का स्तर कितना है, कहते हैं ना पानी का स्तर कितना है, तो स्तर का मतलब ऊंचा या नीचा, लेवल सर। हाँ, लेवल, ऊंचा या नीचा, वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है सामाजिक ऊंचा या नीचा। सामाजिक ऊंचा या नीचा का मतलब क्या हुआ, समाज में उसका स्थान कितना ऊंचा है या कितना नीचा है सर। हाँ वेरी गुड, समाज में किसका स्थान ऊंचा है किसका स्थान नीचा है उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक सत्रीकरण कहेंगे। सामाजिक सत्रीकरण का मतलब होगा समाज को ऊंच नीच के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना। अब समाज में किस किस के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भारत के अंदर सबसे बड़ा भेदभाव किसके आधार पर होता है, जाति के आधार पर। जाति। वेरी गुड, जाति के आधार पर होता है। और विशेषकर हरियाणा के अंदर जाट और नॉन जाट का मुद्दा उछलता है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या, वो जाट और नॉन जाट की जब हम बात करते हैं तो वो क्या हो गया, भेदभाव किसके आधार पर हो गया, वो जाति के आधार पर। जाति के आधार पर हो गया। और जाति है वो बदल सकते हैं क्या अपन, नो सर। नहीं सर, नो सर। पद्धत है सर वो। पढ़ते। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए कोई एक कास्ट की लड़की है, जनरल का या एसी कास्ट की लड़की है, ब्राह्मण के लड़के के साथ शादी कर ली तो उस लड़की की कास्ट क्या होगी, ब्राह्मण सर। ब्राह्मण। लड़की की, जो लड़के की है ना 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 ना, अभी तो मैंने कहा है जाति किसी भी हालत में चेंज नहीं होती, किसी भी हालत में। और आप देखना जो लड़कियां हैं इनकी शादी, चलो ये आप लड़की की शादी होगी किसी भी परिवार में किसी भी घर में हो जाए, जब इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं ना शादी होने के बाद भी, या कास्ट पूछी जाती है तो वो पेरेंट्स की तरफ से बनता है उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जाति चेंज
नहीं हो सकती। जाति एक बंद वर्ग है और जाति का भारत के अंदर महत्वपूर्ण, और इलेक्शन होते हैं तो भी देखो जाति बहुत मैटर करती है इंडिया के अंदर। जो कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं वो कास्ट के आधार पर खड़े किए जाते हैं, भी इस क्षेत्र में कौन सी कास्ट के ज्यादा लोग हैं उसी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। और जब हम वोट डालते हैं तो वोट डालते वक्त कैंडिडेट नहीं देखते भी कैंडिडेट कैसा है, कास्ट देखते हैं क्या कास्ट है ना। और बहुत जॉब के अंदर भी ऐसा होता है, जॉब के अंदर भी जैसे जब लगते हैं तो जो लगाने वाला है वो किस कास्ट का बंदा है वो अपनी कास्ट का फेवर करेगा, मतलब टैलेंट की बजाय। तो ये सब क्या है, ये हो गए सामाजिक सत्रीकरण के आधार हो गए। किसके हो गए? सामाजिक सत्रीकरण, सामाजिक भेदभाव कह सकते हैं, सामाजिक का ऊंचा या निम्न स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला मुख्य रहेगा, हम पढ़ेंगे इसके अंदर किसके बारे में? जाति के आधार पर पढ़ेंगे। और दूसरा देखिए आप किसके आधार पर पढ़ेंगे? दूसरा एक होता है वर्ग के आधार पर। वर्ग क्या होता है? वर्ग देखो, वर्ग भी ऊंचा नीचा वर्ग के आधार पर भी भेदभाव होता है। जाति है ना, उसको तो अपन चेंज कर नहीं कर सकते, लेकिन वर्ग को अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसान वर्ग है और एक कर्मचारी वर्ग है, तो दोनों में परिस्थिति ऊंची किसकी मानी जाती है? कर्मचारी वर्ग को चेंज कर किसान की, कर्मचारी। चलो अपना परसेप्शन है जैसे भी आप इसको सोचे, लेकिन इसमें भेदभाव तो किया जाता है ना दोनों के आधार पर। और दूसरा आप देखोगे वर्ग को ना आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? परिस्थिति का मापदंड कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वो चाहेगा क्या भी मैं नौकरी छोड़कर किसान बन जाऊं? नो सर। नहीं सर। नो सर। कोई किसान है वो चाहेगा क्या मैं खेती बाड़ी छोड़कर मेहनत करके नौकरी कर्मचारी वर्ग में चला जाऊं? यस सर। यस सर। तो चाहेगा ना। तो परिस्थिति ऊंची मतलब सामाजिक सत्रीकरण ऊंचा स्थान किसका हुआ? कर्मचारी वर्ग का सर। और सुनो, कर्मचारियों के अंदर जब हम बात करें तो एक तो है आईएएस वर्ग है, सिविल सर्वेंट का वर्ग हो गया आईएएस वर्ग, और एक हो गया मान लीजिए टीचर्स का वर्ग। तो दोनों में परिस्थिति सामाजिक आधार पर हम देखें तो किसकी परिस्थिति ऊंची और किसकी नीची है? टीचर की ऊंची है सर। टीचर की। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, एक आईएएस ऑफिसर है वो ये सोचेगा क्या भी मैं डीसी का पद छोड़कर टीचर बन जाऊं? नो सर। नो सर। नहीं सर। और एक टीचर सोचेगा क्या भी मैं मेहनत करके आईएएस बन जाऊं, डीसी बन जाऊं? यस सर। तो परिस्थिति ऊंची किसकी हुई? आईएएस। मतलब ये ध्यान इतने को इतना रखना है इसमें भी, कौन छोड़कर किस में जाना चाहता है। अब एक टीचर है और एक पीएन वर्ग हो गया, परिस्थिति ऊंची दोनों में किसकी है? टीचर की सर। टीचर की है। कोई टीचर सोचेगा क्या भी मैं टीचिंग का काम छोड़कर पीएन लग जाऊं? नो सर। और पीएन सोचेगा क्या भी मैं मेहनत करके टीचर बन जाऊं? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्ग के आधार पर भी हम भेदभाव करते हैं और ऊंची नीची स्थिति वर्ग के आधार पर भी होती है। देखो, जब हम कॉलेज में प्रोफेसर लगे थे ना तो हमारे साथ एक लड़का प्रोफेसर लगा था। वो 10वीं पास करके यूनिवर्सिटी में पीएन लगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और वहीं मेहनत करके पढ़ाई करके हमारे साथ वो कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, पीएन से प्रोफेसर। तो मेहनत से हम अपना वर्ग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम उच्च निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन जाति से कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे आप जाति से दूसरी जाति में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो वर्ग है ये चेंज कर सकते हैं, कई बार वर्ग अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अपने आप कैसे चेंज हो सकता है वर्ग, बताओ? टैलेंट पे सर, टैलेंट के आधार पे। नहीं, बिना कुछ किए ही। प्रमोशन हो जाएगा ना। और बताइए, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं पे, ठीक है, आप कुछ भी नहीं करें तो आपका वर्ग अपने आप चेंज हो जाएगा समय के अनुसार, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट थोड़ी रहोगे आप, है ना। तो वो वर्ग अपने आप भी चेंज हो सकता है। दूसरा, कई बार ये होता है भी उच्च वर्ग से भी निम्न वर्ग में आ सकते हैं। जैसे कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और उद्योगपति होने का मतलब ये हुआ भी उनका बहुत बड़ा ऊंचा वर्ग है, लेकिन उसके
जो आगे संतान या पीढ़ी है वो निकम्मी निकल जाए, काम करना बंद कर दें, तो वो धीरे धीरे, अगर भी आपने देखा होगा कई लोग ऐसे थे जिनके बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, कोई नशे की या जुए सट्टे की आदत लगी, उन्होंने जमीन जायदाद बेच दी और आज वो निम्न वर्ग में आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ग से यदि कुछ नहीं करेंगे तो निम्न वर्ग में भी जा सकते हैं, अदरवाइज हम उच्च वर्ग में भी जा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। समझ गई सर। अच्छा, एक होता है सामाजिक सत्रीकरण शक्ति की अवधारणा और आधार। शक्ति के आधार पर भी सामाजिक सत्रीकरण होता है। शक्ति के आधार पर कैसे होता है? शक्ति के आधार पर भी जिसके पास शक्ति ज्यादा होगी वो ऊंचा होगा, ठीक है ना, और जिसके पास शक्ति कम होगी वो नीचा होगा सर। समाज के अंदर उसकी जो परिस्थिति है वो निम्न होगी। जैसे सर ये आप, दोबारा से रिपीट करो सकती वाला। हाँ देखो, हम कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, विशेषकर इंडिया में डबल अपना इंटेलिजेंट होने का कोई मुकाबला नहीं है। हम दोनों भाषाएं एक साथ बोलते हैं। ये दोबारा रिपीट करो जी, है ना? तो देखिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो सुनिए, इस शक्ति का मतलब हो गया जिसकी शक्ति ऊंची होगी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च होगी, और जिसकी शक्ति निम्न होगी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न होगी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चले जाओ, हिसार, सिरसा, दिल्ली, कहीं भी चले जाओ, तो आप जहां जाओगे भी पहले घोषणा ही करवा दियो भी मैं वहां पर आ रहा हूँ, तो कितने लोग इकट्ठे होंगे? कोई नहीं होगा। और यही कोई नेता, मान लो मोदी कह दे भी मैं वहां आ रहा हूँ, तो कितने लोग इकट्ठे होंगे? बहुत बड़ा जी। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है। शक्ति है कि नहीं है? बहुत सारे। यस सर। है ना? एक डीसी कहीं पर आ रहा है तो उसका प्रभाव अलग होगा, पुलिस वाले भी होंगे, लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन और दूसरा उसके अलावा कोई कर्मचारी वहां जा रहा है तो वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। तो शक्ति के आधार पर भी भागों बांटा गया। वो शक्ति राजनीतिक भी हो सकती है, वो शक्ति धार्मिक भी हो सकती है। धार्मिक शक्ति कैसे हो सकती है? जैसे बड़े साधु संत। बड़े बड़े साधु संतों के नाम ले ले, जैसे राम रहीम हो गया, आसाराम महाराज हो गए, है ना? तो शक्ति देखिए, इनके कोई भगत हैं तो बुरा मत मानना। जो सत्ता है, सत्ता का मतलब में शक्ति का मतलब होगा जिसके पास की चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक, किसी तरह की शक्ति जिसके पास है तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में अधिक होगी। शक्ति जिसके पास नहीं है उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। जैसे मान लीजिए एक साधु है, उसकी प्रतिष्ठा अलग हो अधिक होगी, और जो उसके अनुयायी है उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। भारती, सुन रहे हो क्या आप? यस सर। लग तो नहीं रहा। ना जी, सुनो जी। तो ये रोल नंबर लिख कर डालने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं अभी तक। और जो यहाँ रोल नंबर लिख कर आप डालते हो उसका कोई औचित्य भी नहीं है। रोल नंबर का औचित्य तो हम जहाँ पर जैसे कहेंगे ना उसी का है। यहाँ पर रोल नंबर डालें चाहे ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देखते ही नहीं है इनको, ठीक है ना? यहाँ पर तो आपको केवल पढ़ाई में ध्यान रखना है। एक और भेदभाव होता है, हाँ ठीक है ना, एक और भेदभाव होता है, बताइए किसके आधार पर होता है? लिंग के आधार पर। वेरी गुड। लिंग के आधार पर आपने सुना होगा कन्या भ्रूण हत्या शब्द सुना है? यस सर। यस सर। मतलब बालिका भ्रूण हत्या, है ना? यस और बालक भ्रूण हत्या सुना है? कभी बालक भ्रूण हत्या सुना है? नो सर। एक भी केस सुनाओ कहीं? नहीं सर। और जब संतान पैदा होती है तो थाली भी बजाई जाती है ना? यस यस सर। सर। ना ना, झूठ बोल रहे लड़का हो। पैदा होता है तब लड़का पैदा होता है तब बजाई जाती है ना? संतान पैदा होती है तब नहीं। संतान में तो लड़का और लड़की दोनों हो गए ना। लड़का पैदा होता है तब बजाई जाती है। क्यों? लिंग के आधार पर भेदभाव है सर, इसलिए। हाँ, क्योंकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक मानी गई है। कोई भी जैसे पूछ लो, कोई भी साधु महाराज आता है तो क्या कहता है भी, घर में ही कोई आ जाए ना तो यही कहेगा भी आपके लड़का होगा। कोई किसी से सुना ये कहेगा भी आपकी लड़की होगी? नो सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ भी, सामाजिक सत्रीकरण है लिंग के आधार पर।
लड़के हैं, शाम को घर आएंगे, मान लो 11 बजे आए, 12 बजे आए, कोई नहीं पूछेगा। लड़की कॉलेज से आ रही है, 2 बजे का टाइम है, 3 बजे आएगी तो सभी पूछेंगे। हाँ, घर वालों तो बाद में गली वाले ही पूछने लग जाएंगे पहले से ही। से आ रही यस सर। हाँ, इतने लेट हो गई, ये वो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक सत्रीकरण है, सामाजिक भेदभाव होता है लिंग के आधार पर। दहेज प्रथा के कारण सुना है कभी किसी भी आदमी को जला दिया? यस सर। आदमी को जला दिया। नो सर। सर और महिलाएं हैं, इनको बहुत सारे दहेज के बलि चढ़ती है। घरेलू हिंसा में सुना है कभी पुरुष की पिटाई की महिला ने? नो सर। कोई का केस छोड़कर। यस सर। जैसे अभी अभी फलप्रदा। तो इसके मतलब बहुत कम केसेस जैसे देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? और जो संपत्ति है, संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं? लिंग के आधार पर सर। हाँ, लिंग के आधार पर का मतलब किसके हिस्से में जाती है संपत्ति, लड़का है लड़की? लड़के लड़के की। लड़की के तो कानूनी रूप से तो थोड़ा बहुत किया है भी, लड़की बराबर की हकदार है, लेकिन समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया है। समाज में लड़कियां जमीन लड़के जायदाद बंटा है। लड़के तो हाँ, दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि अब संपत्ति है वो महिलाओं पर गवर्नमेंट को, जैसे मान लो मैंने कोई जमीन खरीदी है, मैं अपने नाम लगवा रहा हूँ, तो जो फीस होती है नाम करवाने की, वो फीस ज्यादा लगती है। महिलाओं के नाम की फीस उन्होंने कम कर रखी है, इसलिए लोगों ने कुछ उस लालच में आकर महिलाओं के नाम संपत्ति लगवाई, वरना महिलाओं के नाम तो संपत्ति भी नहीं थी, है ना? और सुनो, लैंगिक के भेदभाव का आधार आपसे पूछे भी है, आप किन के हो, तो आप क्या कहते हो? लड़का हो चाहे पिता का लड़की नाम हो, आपसे लेते हैं ये सर। पूछ लो कोई आप किन के हो, तो आप पिता का नाम बताओगे ना? हाँ, पापा का नाम लेते हैं। पापा का नाम लेते हैं। 9 महीने पेट में तो माँ ने रखा, कष्ट तो माँ ने सहन किए, यस सर। लेकिन सब नानी रह जाते हैं तब तो माँ का नाम लेते हैं और इधर पापा का। नानी फिर जाति कितने क्या, पर वहां पापा को कोई जानता नहीं इसलिए नाम लेते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंगिक भेदभाव तो है। कोई ऐसा बताओ जो इक्का दुक्का केस को छोड़कर शादी के बाद लड़का लड़की के घर रहने के लिए आया हो। कुछ केरल के अंदर नायर वगैरह कुछ जनजातियां हैं जहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार है। जैसे हमने आपको पिछले बंद कर रखा है, ये बंद कर दें, है ना? यदि सुनानी है, यदि सुनानी है तो बीच में कोई ढंग के गाने तो सुनो। हेलो, तो ये जो सोशल स्टैटिस्टिक्स है ये किन किन आधार पर होगा? सामाजिक भेदभाव किन के आधार पर होगा बताइए? जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, शक्ति